राम सर, मुझे आपसे एक क्वेश्चन है, अगर विनय का परमिशन हो तो। सर आपसे एक क्वेश्चन है, मैं वापस पूरा जो अपने जो मूल मुद्दा है उस पर जाना चाहता हूँ। हाँ। सर आपको लगता है कि ये जो बुर्का का इशू है, ये जो हिजाब का इशू है, इज दैट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन भारत, इन उत्तर प्रदेश नाउ? क्या वो वोट में उसमें उसको कुछ डिफरेंस होगा? आपको क्या लगता है राम सर? देखिए, जहाँ तक ये हिजाब का मुद्दा है, ये सोसाइटी को पोलराइज करने में तो काफ़ी सक्षम है, पर उसमें एक ही पॉइंट है जो इसके खिलाफ है कि ये थोड़ा लेट आया, तुरंत चुनाव के एक दिन पहले आया। तो जो पोलराइजेशन की प्रोसेस में जितना टाइम लगता है, उसके हिसाब से शायद ये उसको इन्फ्लुएंस न कर पाए। नहीं तो कोशिश पूरी है उनकी कि इस मुद्दे को भुनाया जाए, पर मुझे लगता है कि अभी काफ़ी वक्त हो गया है और जो निगेटिव फैक्टर्स उनके खिलाफ हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है। जो आनंद वर्धन जी ने कहा, मैं उसमें एक पॉइंट और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो कोरोना के दौरान जो शहरों से लोग अपने गांव में जाने पे मजबूर हुए, उनके पैरों के छाले अभी भी हरे हैं और उनकी जो तकलीफ़ें हैं वो बहुत गहरी हैं। तो ये पोलराइजेशन की जो कोशिश है वो लगातार यूपी में नाकाम हो रही है। उसके पीछे आनंद वर्धन जी ने कारण बताया है, एक ही कारण मैं उसमें ऐड कर दूंगा, और वो है इसका जो कोरोना के कारण वहाँ भयंकर तकलीफ लोगों को हुई, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। पर ये बात भी सच है कि ये जो मुद्दा पूरा इस समय लाया गया है, ये पोलराइजेशन करने का पोटेंशियल रखता है, पर ये बात और है कि अभी इतने शॉर्ट टाइम में वो पोलराइज कर सकेगा कि नहीं, वो एक दूसरी बात है। पर इसका पोटेंशियल वही है, ये काफ़ी खतरनाक तरीके से समाज को पोलराइज कर सकता है। और जैसे बीजेपी की आदत है एक के बाद एक ऐसे मुद्दों को उठाना, जब भी कभी शाहरुख खान को ले आएंगे, उसका वो जो फूंक मारने को थूक मारना कर देंगे, और जो बुल्ली बाई, सुली डील्स, ये सब चीज़ें उनके इसमें मेरे ख्याल से काफ़ी फर्टाइल इमेजिनेशन उनके सेंट्रल कमेटी की है, जो एक के बाद एक मुद्दों को ढूंढ के निकालते हैं। शायद उनका खैर रिसर्च डिपार्टमेंट काफ़ी स्ट्रांग होगा और उसके चलते वो कर देंगे, पर इस बार निश्चित रूप से ये काम नहीं करेगा, ऐसा मुझे लगता है। राम सर, मुझे एक क्वेश्चन है। आप सिंह साहब जो बोले उसके, आई वांट टू टेक इट फर्दर। राम सर, आपसे मुझे एक क्वेश्चन है। राम सर, अगर ये उत्तर प्रदेश अगर मेजॉरिटी में, अच्छे मेजॉरिटी में अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश जीतता है, तो इसका मतलब क्या है, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? ये कि इंडिया में डेवलपमेंट से ज्यादा, हेल्थ से ज्यादा, इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पोलराइजेशन चलता है, ये निष्कर्ष निकलेगा? या शायद हम सब जो बोल रहे हैं कि भाई डेवलपमेंट उधर हुआ नहीं है और डेवलपमेंट की आशा है, शायद हम सब गलत है और वहां पर वाकई में बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे हेल्थ प्रोग्राम्स हुए हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सर, इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर बीजेपी गलती से जीत भी जाती है, वैसे तो मैं आनंद वर्धन जी से सहमत हूँ कि इस बार उनका जीतना काफ़ी असंभव सरीका है, पर फिर भी अगर बाई चांस जीत जाती है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो केवल पोलराइजेशन नहीं है, कारण ये है कि जैसे उनकी जो उनका मैकेनिज़्म जो है, उन्होंने ऊपर से लेकर नीचे तक जो मैकेनिज़्म खड़ा किया है, डॉक्टर राकेश जो कह रहे थे, और वो मैकेनिज़्म उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। पन्ना प्रमुख से लेके तो शहर प्रमुख से लेके वो सब उनकी व्यवस्था बराबर है। अब कल का भी जो वोटिंग हुआ था उसमें भी आप देखिए, जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे वहाँ बहुत जगह पर ईवीएम मशीनें काम नहीं कर रही थी, वो दूसरा है। और तीसरा मैं ऐसा देखूंगा कि उनका जो इसमें हार्डकोर मेहनत है, उनके पास काडर बहुत ज़्यादा है, वो किसी प्रकार भी लोगों को ऑन द स्पॉट मैनिपुलेट कर सकते हैं और पोलराइज कर सकते हैं। अभी क्योंकि बियॉन्ड ए पॉइंट एक फेयर तरीके से जीतना उनके लिए असंभव है, क्योंकि जो पेट की आग है वो अब ये दिमाग का जो ध्रुवीकरण है उससे बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई है। और जैसा मैंने कहा कि अभी आर्थिक हालात जिस प्रकार से गिर रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी जिस प्रकार से बढ़ रही है, वो मेरे ख्याल से आम व्यक्ति भी उस बात को देख रहा है कि इस प्रकार की सरकार किस तरफ हमको ले जा रही है। ये अभी कुछ बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये लोग अपने अनुभव में देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा, अगर वो जीते तो उसके कारण यही होंगे, या तो इलेक्शन कमीशन का उसमें रोल हो सकता है, या इनकी जो मजबूत मशीनरी उन्होंने खड़ी की है, बिल्कुल एक फर्स्ट क्लास वोटिंग मशीन जो उन्होंने खड़ी की है, वो उसका ही कारण होगा। बाकी पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा इस बार काम करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। हम यहाँ पर मतलब चुनाव की बात कर रहे हैं, लव जिहाद की बात, चुनाव को लेकर लव जिहाद की बात हो रही है, उसका जिक्र किया, जिन्ना पाकिस्तान की बात हो रही है,
2080 का भी नारा, मतलब उसकी भी उसको लेकर बात कही गई, केरला, बंगाल, और किस तरीके से इस तरीके की बयानबाजी हो रही है। लेकिन जो युवा माइंड्स हैं जो इनमें इन्वॉल्व है हिजाब विवाद में, उसको लेकर एक विजुअल भी अभी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है कि जो सैफरन शॉल पहन के जो कुछ थे जो नारे लगा रहे थे जय श्री राम की, या फिर जो लड़कियां हिजाब या बुर्के में थी उनके खिलाफ वो मतलब विरोध कर रहे थे, तो ऐसे लोगों को एक राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन के कुछ लोग हैं वो ये सारी जो चीजें हैं वो बांट रहे हैं, और बकायदा जब ये पूरा सब चीज हो गया तो उनसे वो कलेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। मेरा सवाल राम जी से होगा कि ये जो यूथ मतलब ये जो यंग माइंड्स हैं, इनको इस तरीके से भ्रमित किया जा रहा है, इस तरीके से नफरत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पर जो उनके पेरेंट्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं? उनको इस तरीके के जो युवा लोग हैं जो शायद इस बात को उतना नहीं समझते होंगे, शायद वो किसी के कहने पे इस तरीके की हरकत कर रहे होंगे, पूरा जो विवाद है ये काफी पूरे देश भर में फैल गया है, तो नासमझी में किया गया हो, तो एक पेरेंट की जिम्मेदारी क्या होती है? देखिए, अभी जो देश के हालात हैं और उसमें ऐसे बहुत सारे नौजवान हैं जो अपने नौकरी के काम धंधे की तलाश में रहते हैं, और उसमें जब उनको असफलता मिलती है तो समाज के दूसरे लोग उनको किसी प्रकार से भी इस्तेमाल करते हैं, और वो यही बात ज़्यादातर होती है। मैं तो ये भी कहूँगा कि सांप्रदायिक हिंसा में भी जिन लोगों का इस्तेमाल किया जाता है वो एक ऐसे तबके से आते हैं जो काफ़ी गरीब होता है और जो काफ़ी दूसरे तरीके से शोषित होता है। अब जहाँ तक अब पेरेंट्स की जिम्मेदारी की बात करते हैं तो अब टोटल सामाजिक माहौल भी देखना बहुत ज़रूरी है कि युवकों के साथ सामने उम्मीद क्या है, और जो नफ़रत की बातें जिसके आधार पे पूरा आरएसएस का कुनबा चलता है, वो नफ़रत की बातों के खिलाफ एक जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य, संत और सूफी परंपरा के मूल्य, ये मूल्यों को अपनी अगली जनरेशन तक ले जाना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि भले ही वो लॉन्ग टर्म चीज़ हो, पर वो एक ऐसी चीज़ है जो हमें एक सॉलिड फाउंडेशन, एक मजबूत आधार दे सकती है, जिस पे हमारे नौजवान इस गलत नफ़रत भरे रास्ते पर न भटके। तो इसके 2 कारण मैं कहूँगा, एक तो उनको खुद के जीवन में ये लड़कों को काफ़ी निराशा होती है, इसलिए कोई भी उनको हाईजैक कर लेता है, और दूसरा हमने अपनी ये ज़िम्मेदारी अभी तक नहीं देखी कि आगे आने वाली जनरेशन के बीच में हम भारतीय राष्ट्रीयता के मूल्य कैसे मजबूत करें। सूफी भक्ति से लेके महात्मा गांधी, मौलाना आज़ाद तक के जो मूल्य हैं, जो हमारी सभ्यता को डिस्कवरी ऑफ इंडिया के हिसाब से एक मिली-जुली सभ्यता कहते हैं, गंगा जमनी तहज़ीब कहते हैं, वो मूल्यों को कहीं हम गहराई से नहीं बिठा रहे, और वही एक कारण जिसके कारण ये नौजवान जिनकी उम्र तो एक आदर्शवाद को मानने की होती है। 1970 के दशक में यही नौजवान थे जो समाज के बदलाव के लिए आदर्शवाद के रास्ते पर आगे चलते थे, पर अब इस प्रकार के हालात पैदा किए गए हैं कि उनके सामने किसी प्रकार का सपना देखने की भी ताकत नहीं रही। तो अभी जो आप पेरेंट्स की खास तौर से बात कर रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है, मैं आपसे पूरा तौर से सहमत हूँ, और वो जिम्मेदारी यही है कि नफ़रत के विचारों को दूर रख के एक मोहब्बत के पुल बनाने की जो बात है, वो समाज में उसको ज़्यादा तेज करना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। राम सर, एक क्वेश्चन आपको, वेल सेड डॉक्टर साहब, बाय द वे वेल सेड। राम सर, एक क्वेश्चन आपको मुझे पूछना था। राम सर, 1947 से पिछले 70 साल में हमने टू अ सर्टेन एक्सटेंट ये देखा है कि भारत जो है वो धर्मनिरपेक्ष था टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, क्योंकि हमारे स्कूल्स में, हमारे कॉलेजेस में ये सब पहले नहीं दिखता था। ये जो डिविसिव हो रहा है ये पहले नहीं दिखता था। सर, मुझे ये पूछना है आपको कि हमारा जो 70 साल है, क्या वो फेक था कि ये 6 साल फेक है? हम एक्चुअली है कौन एज इंडियन? क्या हम धर्मनिरपेक्ष है कि हम कम्युनल है? देखिए, ये बहुत गहरा सवाल है। उसके पहले मैं मेरे दोनों साथी वक्ताओं से उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, हिंदू धर्म बनाम हिंदुत्व की और इनकी। देखिए, आज़ादी के बाद से हमने काफ़ी कोशिश की धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पर चलने की, और वो एक सच्चाई थी। यहाँ इतनी इंडस्ट्रीज़ का आना, पब्लिक सेक्टर का आना, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस का आना, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का आना, सिंचाई की व्यवस्था, ये सब जो थी वो रियलिटी थी। और मुझे लगता है पिछले 25-30 सालों में जो आइडिया ऑफ इंडिया थी, और जिस रास्ते पर हमें चलना चाहिए और जिस रास्ते पर हम चल रहे थे, वो सच्चाई थी।
पर अभी उस एजेंडा को पूरी तौर से हाईजैक कर लिया गया है और ये एक फेक समय पे हम जी रहे हैं, जिसमें जैसे डॉक्टर पाठक ने कहा कि ये हिंदुओं के भी जागृति का समय है कि उनके धर्म को किस प्रकार से बदनाम किया जा रहा है, कितना मिसयूज किया जा रहा है, और इसलिए एक हिंदू के आधार पे, भारतीय नागरिक के आधार पे इनका जो पूरा रास्ता है वो पूरा रास्ता एक तो हिंदू धर्म के मूल्यों के खिलाफ है और भारतीय संविधान के मूल्यों के हिसाब से के विरोध में है। तो ये एक गलत चीजें अभी चल रही हैं। इसके बारे में बहुत क्लियर आंसर है कि हम सही रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे थे और उस रास्ते से हमें भटकाकर एक हाईजैक के रूप में एक बहुत गलत दिशा में हमको घसीटा जा रहा है। राम सर, मेरे पास 2 मिनट और है, तो मैं राम सर आपसे एक क्वेश्चन, मेरा लास्ट क्वेश्चन है सर, आपसे एंड कर पाऊंगा। राम सर, क्या वाकई में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे, जैसे आनंद जी कह रहे थे, क्या वाकई में हिंदू खतरे में है? देखिए, ये हिंदू खतरे में है तो डॉक्टर पाठक ने बहुत अच्छे से बताया, हिंदू खतरे में नहीं है। ये कुछ लोगों के जो मूल्य हैं वो खतरे में हैं और कुछ जो सवर्ण संभ्रांत पुरुष विचारधारा वाली लोग हैं, मैं थोड़ा एकेडमिक भाषा है, वो खतरे में है। मतलब क्योंकि समाज में समानता की जो यात्रा चल रही है, जो दलितों की समानता की यात्रा, औरतों की समानता की यात्रा, उसके कारण जो कुछ संभ्रांत लोग हैं वो खतरे में। आम हिंदू किसी प्रकार के खतरे में नहीं है। आम हिंदू की वही परिस्थिति है जो आम मुसलमान की है। मुसलमान का थोड़ा सा डर ज़्यादा है, ज़्यादा खतरे में है, पर आम मुसलमान, आम हिंदू खतरे में नहीं है, इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। ये एक मैन्युफैक्चर्ड चीज़ है जिसको जानबूझ के बनाया जा रहा है ताकि वो लोग अपनी राजनीति के लिए ज़्यादा सहारा ढूंढ सकें। इसमें किसी प्रकार की लेश मात्र भी सच्चाई नहीं है कि हिंदू खतरे में है।